नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंदा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण विषय का एक टॉपिक है वायुमंडल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो वायुमंडल है वो जीवमंडल का ही एक घटक है। पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है और इसी पृथ्वी में इस तरीके से एक आपका जलमंडल है, एक स्थलमंडल है और एक है वायुमंडल। और ये तीनों जहां पर मिलते हैं वहीं पर जीवन की उत्पत्ति होती है, वही जीवन संभव होता है। तो एग्जाम की दृष्टि से जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं और हमें पढ़ना भी चाहिए। तो जीवमंडल के 3 भाग हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडल। तो आइए इसको समझते हैं वायुमंडल को। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं वायुमंडल की परिभाषा। देखिए, वायुमंडल की परिभाषा ये है कि पृथ्वी के चारों ओर मिश्रित गैसों का एक संगठन जो है, मिश्रित गैसों का एक आवरण, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और इस मिश्रित वायु के संगठन में, आवरण में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। अर्थात तो वायु का आवरण ही वायुमंडल है और इस वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, धूलकण होते हैं, जलवाष्प होते हैं। ये सभी मिलाकर के हमारी वायुमंडल का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और इसी वायु के आवरण में विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं और ये परतें गैसों के गुणों के आधार पर होती हैं, क्योंकि कई सारी गैसें हल्की होती हैं, कुछ भारी होती हैं। इस वजह से ये गैसें क्या करती हैं कि वायुमंडल में विभिन्न परतों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा वायुमंडल है, इन वायुमंडल में प्रमुख रूप से कौन सी गैसें पाई जाती हैं। कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर नोट किए दे रहा हूँ। यहाँ पर पहले आप इधर देखिएगा, नाइट्रोजन 78.08% ये वायुमंडल में पाई जाती है। नाइट्रोजन हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, नाइट्रोजन। इसके अलावा और जो प्रमुख गैस है, जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ये 20.9% इसकी मात्रा है। ऐसे ही एक और गैस है जिसे हम आर्गन कहते हैं, आर्गन। इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा है 0.93%। और इसके बाद CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? 0.03%। तो कई बार ये जो वायुमंडल का संगठन है या इन गैसों का ये जो अनुपात है, इसको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, सबसे अधिक कौन सी गैस? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन 20.9% या 21%, लगभग 21% भी हम कह सकते हैं। ऑर्गन जो कि एक निष्क्रिय गैस है, ये 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आइए जानते हैं इनकी कुछ विभिन्न गुणों के बारे में, जो कि एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है। सबसे पहले अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल पे पाई जाने वाली सबसे अधिक या बृहद मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, सबसे अधिक पाई जाती है ये। और यही एक कारण है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा दबाव डालने का काम करती है। ये नाइट्रोजन गैस
पेड़ पौधे, जो बहुत सारे ऐसे लिग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे हैं वो अपने जड़ों के माध्यम से इस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन नाइट्रेट के रूप में। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर की जो गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो लगभग 21% है, सभी को पता है कि ऑक्सीजन एक प्राणदायिनी गैस है, एक जीवनदायिनी गैस है। सारे जीवधारी जो हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसे हम प्राणदायिनी गैस भी कहते हैं। और कौन सी गैस है ये? ऑक्सीजन। इसके बाद अगला नंबर है ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस एक निष्क्रिय गैसों में आती है, इसमें स्नायु पूछेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भले ही सबसे कम मात्रा में ये है वायुमंडल में, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी भी है। ये अगर बैलेंस एक बड़ा मात्रा में पाई गई, अगर बराबर मात्रा में ये रहती है तो ये लाभकारी है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो फिर ये हानिकारक भी हो जाती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों में इसको गिना जाता है। दोस्तों, जो सौर विकिरण है, सूर्य की जो किरणें हैं, उनका जो तापमान है वो ये अवशोषित कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और पृथ्वी के तापमान को ये बनाए रखती है। अर्थात पृथ्वी को जो तापमान मिलता है वो इन गैसों के द्वारा ही मिलता है, जिसमें से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का नाम लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे आती हैं तो बहुत सारी गैसें, उसमें चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, जलवाष्प हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सभी गैसें क्या करती हैं? सूर्य के विकिरण से तापमान को एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं और फिर पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पार्थिव विकिरण, जब पृथ्वी पे सूर्य की किरणें टकराती हैं उसके बाद जब वापस जाती हैं, जिसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, और ये गैसें क्या करती हैं? फिर पार्थिव विकिरण को भी अवशोषित कर लेती हैं और इस तरीके से एक पृथ्वी का जो तापमान है वो बना रहता है। लेकिन अगर इन गैसों की मात्रा बढ़ जाए, सोचिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऐसे में सूर्य के प्रकाश से जो तापमान आता है पृथ्वी में, गैस ज़्यादा होगी तो वो अवशोषण तापमान का ज़्यादा करेगी और ऐसे में पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप भी इसको नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, फिर सागरों का जो समुद्र तल की सतह है वो बढ़ती है, स्थल मंडल कम होता है और ऐसे में बहुत सारे लोगों को जान का खतरा भी रहता है। बहुत सारे जो आवास है वो नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे जैव विविधता के हिसाब से भी काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो कुछ गैसें हैं जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। अब आगे देखते हैं, वायुमंडल में कुछ प्रमुख परतें पाई जाती हैं और ये परतें क्यों होती हैं, हम अलग अलग डिवाइड क्यों करते हैं, इनको अलग अलग परतों के रूप में हम वायुमंडल को क्यों पढ़ते हैं? उसका कारण है कि मैंने शुरू में बताया था कि हर एक गैस का अपना एक अलग गुण होता है। बहुत सारी गैसें ऐसी होती हैं जो भारी होती हैं और जब भारी होंगी तो वो क्या होंगी कि वो पृथ्वी की सतह के पास में रहेंगी, और जो हल्की होती हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ रहती हैं। तो ये गैसों का एक आवरण होता है, एक परत होती है जिसे हम अलग अलग परत नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ से इस वायुमंडल की परतों से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी, ये पूरा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्षोभ मंडल है। पहली परत क्षोभ मंडल, यहाँ पर ये क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल या वायुमंडल। तो कई बार एग्जाम में तो इनका क्रम पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन सी परत, सबसे लास्ट में कौन सी परत, बीच में कौन सी परत, क्षोभ मंडल के बाद कौन सी परत आएगी। तो एक दो प्रश्न तो यह ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, तो इनका क्रम भी आपको याद रखना चाहिए। शुरुआत करते हैं हम लोग क्षोभ मंडल से, जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। दोस्तों, इसका अंग्रेजी वाला जो
पार्ट है, अंग्रेजी की जो मीनिंग है वो भी आपको याद रखनी चाहिए। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। अब क्षोभ मंडल को एक और नाम दिया जाता है परिवर्तन मंडल। परिवर्तन का मतलब ये है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो मौसमी घटनाएं हैं, मौसमी जो परिवर्तन है वो होते रहते हैं। इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल इसीलिए कहते हैं क्योंकि संवहन क्या है? संवहन का मतलब है जहाँ ऊष्मा का, तापमान का स्थानांतरण होता रहे, और ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कई प्रकार से होता है और कई चीज़ों में होता है। गैस में और जल में, द्रव में, दो माध्यम में ज़्यादा इसका स्थानांतरण सही से होता है। चूँकि हम वायुमंडल पढ़ रहे हैं तो वायु में भी ऊष्मा का संवहन होता है, स्थानांतरण होता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? संवहन मंडल भी कहते हैं। तो जितनी भी यहाँ पर मौसमी घटनाएं हैं वो हमारे क्षोभ मंडल पे ही पाई जाती हैं। एक एक चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो एवरेज में अगर बात करेंगे तो 12 से 16 किलोमीटर मानी जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा में 18 किलोमीटर और ध्रुवों की अगर बात करेंगे तो 8 किलोमीटर, अर्थात ध्रुवों में ये इसकी ऊंचाई कम होती है और आपका भूमध्य रेखा में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो ये भी एग्जाम में की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये भी आपको जानना है कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है और शीत ऋतु में कम हो जाती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कौन से मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है या शीत ऋतु में घट जाती है। तो क्षोभ मंडल या जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी नाम देते हैं, इसकी ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है और सर्दियों में घट जाती है। दोस्तों, क्षोभ मंडल में सभी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं पर्यावरणीय घटनाएं या मौसमी घटनाएं कह सकते हैं, जैसे कि कोहरा है, कुहासा है, बादल हैं, वर्षा है। ये जितनी भी घटनाएं होती हैं वो जो कि दैनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं, ये सभी घटनाएं जो हैं वो आपके इसी क्षोभ मंडल वाले हिस्से में ही होती हैं, क्षोभ मंडल वाली परत में ही होती हैं। ठीक है, तो बादल का बरसना, बिजली का चमकना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व किस परत में का है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व क्षोभ मंडल का है, क्योंकि क्षोभ मंडल में वही गैसें होती हैं जो सबसे भारी होती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये भारी गैसों में इसकी गिनती होती है और ये सबसे निचली परत अर्थात क्षोभ मंडल में इसकी मात्रा अधिक होती है। तो जितनी भी भारी गैसें हैं वो सभी के सभी, चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है पृथ्वी का, तो भारी वाली जो चीज़ें हैं वो नीचे रहेंगी। तो ये जो क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल में भारी गैसों का ही अस्तित्व पाया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। और इसीलिए और यही एक कारण है कि यहाँ सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है, अर्थात इस क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें एक साथ सम्मिलित रूप से रहती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यहाँ भारी गैसें अस्तित्व में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसका जो घनत्व है इस परत का वो ज़्यादा होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो भी दोस्तों आपको क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलेगा, जो कि मैंने पहले ही बताया। एक एग्जाम में और पूछा जाता है महत्वपूर्ण बिंदु, वो ये है कि क्षोभ मंडल में प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? टेम्परेचर में कमी आती जाती है। लेकिन कितना तापमान घटता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पर क्षोभ मंडल में कम हो जाता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना तापमान कम होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस, या उसी को सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्षोभ मंडल से संबंधित हैं। दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा नाम दिया जाता है, या अंग्रेजी में कई बार पूछ लेता है, ऑप्शन पे आपको अंग्रेजी वाला वर्ड मिलेगा, जैसे इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो क्षोभ सीमा है दोस्तों, ये इसे हम ट्रोपोपाज बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर की सबसे अंतिम जो सीमा है, बॉर्डर है, उसे हम ट्रोपोपाज कहते हैं। तो हम लोगों ने क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर भी
कहा जाता है। जैसे कि इसका नाम है समताप मंडल, अर्थात यहाँ पर तापमान बराबर पाया जाता है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। अर्थात यहाँ ऊंचाई पे कहीं भी जाएंगे बढ़ेंगे तो तापमान में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने क्षोभ मंडल में देखा कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, लेकिन समताप मंडल में ये चीज़ नहीं होती। यहाँ तापमान बराबर बना रहता है और इसीलिए इसे हम समताप मंडल भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब यहाँ पर ताप समान बना रहता है तो यहाँ पर मौसमी घटनाएं भी नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं अर्थात बिजली नहीं चमकती है, बादल नहीं बनते हैं, बादल बरसते नहीं हैं, ऐसी घटनाएं नहीं रहती हैं। इस वजह से आसमान एकदम साफ पाया जाता है और आसमान साफ होता है इसी वजह से जो हमारे वायुयान हैं, जो वायुयान है वो इसी मंडल पे उड़ान भरते हैं, अर्थात समताप मंडल में ही हमारे हेलीकॉप्टर और आपके जो वायुयान हैं वो इसी पे उड़ते हैं। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ओजोन परत जो है वो इसी समताप मंडल में ही पाई जाती है। ये ओजोन परत 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है, ठीक है। और कहाँ पर? समताप मंडल में। तो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये दोस्तों ओजोन परत की है, ठीक है। तो ओजोन परत की जो ऊंचाई है कितने किलोमीटर के बीच में पाई जाती है? तो 15 से 30 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो फ्रांस के भौतिक विज्ञानी थे जिनका एक का नाम था हेनरी बेसोन और एक का नाम था चार्ल्स, ठीक है। एक का नाम था चार्ल्स और एक का नाम था हेनरी बेसोन। तो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, एक व्यक्ति हैं चार्ल्स और दूसरे हैं हेनरी बेसोन, नाम नोट कर सकते हैं। और ये कहाँ के हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं और ये भौतिक विज्ञानी हैं, भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं। इन लोगों ने 1913 ईस्वी में ओजोन परत की खोज की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इस ओजोन परत के बारे में, तो ओजोन परत से फायदे क्या हैं ये हम लोगों को जानना चाहिए और एग्जाम में भी कई बार पूछता है। दोस्तों सूर्य के द्वारा जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट यूवी जो वेव्स हैं, जो वो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, ये क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश के साथ में पृथ्वी में आती हैं और ये पराबैंगनी जो किरणें हैं वो बहुत ही घातक होती हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक हैं। इससे स्किन का कैंसर हो सकता है और भी ऐसी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे आँख से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो ये काफ़ी घातक हैं। इन अल्ट्रावायलेट अर्थात पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत क्या कर लेती है? परावर्तित कर देती है। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं, किसमें? ओजोन परत में। दोस्तों ओजोन गैस अगर हम क्षोभमंडल में अगर ये पाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों हर परत में, हर मंडल में लगभग ओजोन जो गैस है वो पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक इसका जो संगठन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? इसी समताप मंडल में। इसकी जो लेयर है वो मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु रहते हैं। कितने? ऑक्सीजन के 3 परमाणु अर्थात O3 कहते हैं। अगर ये ओजोन पृथ्वी पे यहाँ क्षोभ मंडल पे रहेगी तो ये मानव के लिए नुकसानदायक है, लेकिन यहाँ जब ये एक परत के रूप में रहती है तो अल्ट्रावायलेट किरणों को ये वापस करती है, इसलिए यहाँ पर ये लाभकारी है। ओजोन परत के बारे में जब जानकारी मिली और इसके नुकसान के बारे में जब पता चला, इसके नुकसान और फायदे के बारे में जब पता चला, तो वैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च की। अभी हाल ही में रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि ध्रुवों पे जो ओजोन परत है इसमें छेद हो गया था, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर है पिघल रहे थे, बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रही थी, रफ्तार से पिघल रही थी। लेकिन कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद ये पाया कि ओजोन परत का जो छेद था वो बंद हो। कई लोगों ने ये भी बताया कि ओजोन परत का जो छेद है वो, चूंकि कई देशों में कोरोना वायरस आ गया पूरी दुनिया में, तो
जो लॉकडाउन किया गया उसकी वजह से, पर वैज्ञानिकों ने इससे साफ इनकार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसी कोई घटना है जिसकी वजह से, किसी घटना की वजह से ऐसा हो गया है, लेकिन ये कोरोना की वजह से नहीं है। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन किया गया उसकी वजह से ऐसा नहीं है। हालांकि फिर मौसम परिवर्तन होगा तो हो सकता है कि ओजोन परत में दोबारा छेद हो जा सकता है, जो कि पृथ्वीवासियों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। हालांकि इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। ओजोन परत के बारे में और अगर बात करें तो ओजोन परत बसंत ऋतु में इसकी जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। ओजोन परत की मोटाई कब बढ़ जाती है? बसंत ऋतु में बढ़ जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन की मोटाई को कैसे मापते हैं, तो इसे दोस्तों डाबसन में मापते हैं। कैसे मापते हैं? डाबसन। तो याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी मोटाई को, ओजोन परत की मोटाई डाबसन में मापी जाती है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या किया गया कि 33 देशों ने 1987 ईस्वी में एक बैठक की थी, और कहाँ की थी दोस्तों? कनाडा में। कहाँ पर की थी? कनाडा में। तो याद रखिए, कनाडा में 33 देशों के वैज्ञानिकों ने बैठक की थी, और कनाडा की एक जगह है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल। इसी मॉन्ट्रियल में 33 देशों ने ये घोषणा की थी और समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कि हम जितने भी ऐसे केमिकल हैं जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं उनमें हम कमी लाएंगे, ताकि हमारी ओजोन परत है जो वो सुरक्षित बनी रहे। तो इसीलिए इस जो 1987 में समझौता हुआ कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है ये, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था? कनाडा में हुआ था। उसके बाद भी लोगों ने इसके बारे में खास ध्यान नहीं दिया। तब जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने क्या किया था कि 1995 ईस्वी में क्या किया कि 16 सितंबर को, कब? 16 सितंबर 1995 ईस्वी को यहाँ से शुरुआत होती है वर्ल्ड ओजोन डे मनाने की। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर 1995 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाने की घोषणा की थी, और पहली बार ये 1995 को मनाया गया। डेट क्या थी? 16 सितंबर। तो ऐसे प्रत्येक वर्ष अब हम तब से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं, और इसका उद्देश्य यह है कि हम ओजोन परत के बारे में जानें और उसके संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाएं। दोस्तों, इस ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान किस गैसों से है? वो गैसें हैं CFC। ये जो गैस है वो मुख्य रूप से उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तीन जो गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मुख्य रूप से इस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं, अर्थात इनको हानि पहुंचाती हैं। और ये जो CFC है ये मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज से निकलती है। कहाँ से? फ्रिज से निकलती है। तो ये CFC गैस जो है ओजोन परत का क्षरण कर रही है। दोस्तों, समताप मंडल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वो समताप मंडल की है। तो हमने जाना समताप मंडल के बारे में भी हमने जान लिया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे मध्य मंडल के बारे में, जिसे मेसोस्फीयर भी कहते हैं। दोस्तों, इस समताप मंडल की में एक क्वेश्चन बाकी रह गया। पूछा जाता है कि समताप मंडल की अंतिम सीमा को, सबसे ऊपरी सीमा को क्या नाम दिया जाता है? तो इसे दोस्तों क्या नाम देते हैं? स्ट्रेटोपाज। क्या नाम देते हैं? स्ट्रेटोपाज। याद रखिए, जिसे हम समताप सीमा भी कहते हैं। उसके बाद मध्य मंडल की बात करते हैं, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है, 50 से 80 किलोमीटर। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। देखिए, समताप मंडल में बराबर रहा, क्षोभ मंडल में ताप में कमी बढ़ रही थी ऊंचाई पे जाने पे, ठीक है, ताप में कमी हो रही थी, हाँ वही कमी बढ़ रही थी। और यहाँ मध्य मंडल में भी हम क्या देखेंगे कि बड़ी तेजी से तापमान में ऊंचाई के साथ बढ़ने में कमी होती जाती है। जैसे जैसे हम मध्य मंडल में ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। और सबसे कम तापमान इस मंडल का पाया जाता है
और मेसोपास जो कि इस मेसोस्फेयर की अर्थात मध्यमंडल की सबसे अंतिम सीमा है उसे मेसोपॉस बोलते हैं। और यहां तक जाते जाते जो तापमान है वो -80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, और यही कारण है कि जब कोई उल्का पिंड बाहर अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ आता है तो इस मध्यमंडल पे आते आते ही वो जल जाता है। क्योंकि ये गर्म रहता है और यहां पर ठंडा रहता है, और गर्म चीज जब ठंडे के साथ मिलेगी तो क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये सबसे ठंडा है, ये ठंडी लेयर है और बहुत ठंडी है, -80 डिग्री सेल्सियस है। उल्का पिंड आकर के यहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो मध्यमंडल के बारे में सिर्फ इतना। आगे जब बढ़ेंगे आयन मंडल की जब बात करेंगे, जो कि चौथी परत है, आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ इसकी जो ऊंचाई है 80 से 640 किलोमीटर तक मानी जाती है। और यहाँ क्या होता है, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ना शुरू होता है। अभी हमने देखा था कि मध्यमंडल में ताप ऊंचाई के साथ घट रहा था बड़ी तेजी से, लेकिन फिर अगर जब हम बात करते हैं आयन मंडल की, तो आयन मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, और ऊंचाई के साथ बढ़ता है। और यहाँ की सबसे प्रमुख घटना ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें और जो रेडियो तरंगें हैं, ये तरंगें दोस्तों इसी आयन मंडल से ही परावर्तित की जाती हैं, परावर्तित होती हैं पृथ्वी की तरफ, जिससे कि हम देख पाते हैं, टेलीविज़न देख पाते हैं, रेडियो सुन पाते हैं। तो इस तरीके की तरंगें जो हैं वो आयन मंडल से ही ये यहाँ पर परावर्तित की जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर संचार उपग्रह भी आ सकते हैं, घूमते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। संचार उपग्रह तो बाह्य मंडल में भी मिलेंगे आपको, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आयन मंडल में। ये संचार उपग्रह आपके बाह्य मंडल में भी दिखाई देंगे, जो कि इस वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। और अब हम बात करते हैं बाह्य मंडल की या बहिर्मंडल की, जिसे एक्सोस्फीयर नाम देते हैं। यहाँ मुख्य रूप से दो गैसें पाई जाती हैं जो कि सबसे हल्की गैसें हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। मैंने बताया कि जो गैस भारी है वो सबसे नीचे रहेगी और सबसे हल्की गैस सबसे ऊपर रहेगी। तो इस तरीके से हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो बाह्य मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। बहिर्मंडल की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 640 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है बहिर्मंडल की। तो दोस्तों ये था वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में सामान्य जानकारी, जो कि एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और अगर कोई बात आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।